हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटी डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो यू नो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं हम। ओके, अब पिछले लेक्चर हमने क्या पढ़ा था? कैप्चरिंग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड आई बिलीव कि देयर आर सम चैप्टर्स विच आर बिल्डिंग ब्लॉक्स विच आर फंडामेंटल फॉर द होल केमिस्ट्री। जैसे एक मोल कॉन्सेप्ट याद है आपको, मैंने बताया था अगर आपका मोल कॉन्सेप्ट तैयार है तो यू कैन गो थ्रू द अदर पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एज वेल। सिमिलरली हियर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इट्स अ ब्यूटीफुल चैप्टर और ये इस चैप्टर के पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? वहाँ हम लोग पढ़ते हैं एरर क्या होता है, प्रिसीजन एक्यूरेसी क्या होता है, महर्षि कणाद ने क्या बोला था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के विषय में, डाल्टन साहब ने क्या बोला था। तो ब्रीफ हिस्ट्री जो इसके पहले हम पढ़े रहते हैं दैट विल हेल्प अस टू वर्क इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये चैप्टर कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है, इसकी बातें हम आपसे करेंगे। पहले हम प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा हम कैप्चर करते हैं। आपको याद है महर्षि कणाद साहब, ये बहुत प्राउड फीलिंग देते हैं, नहीं? महर्षि कणाद साहब अनबिलीवेबल, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। मैंने इसको डिटेल में पहले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर मैं ब्रीफली आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि साइंस में काम करने के दो तरीके हैं, एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर और दूसरा फिलोसफिकली थिंकिंग बेसिस पर आप चीज़ों कितना अच्छे से रियलाइज़ कर सकते हो। तो महर्षि कणाद साहब ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, ये एक अलग तरह के स्कूलिंग और शिक्षा पद्धति के जनक थे। वैशेषिक शिक्षा पद्धति बोलते हैं उसको, वैशेषिक। इट्स लाइक फिलोसफिकल लिटिल बिट जिसमें जैन धर्म से प्रभावित था, जैन की विचार से प्रभावित था और ये चीज़ों को सोच के बोलते थे कि ऐसा होना चाहिए। तो अनबिलीवेबल बातें उन्होंने ईसा पूर्व 600 आज के 2600 साल पहले बोला, जब लोग कुछ सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी भी चीज़ दुनिया में होती हैं। तो महर्षि कणाद साहब को हम लोग आचार्य कश्यप के नाम से भी जानते हैं, गुजरात के रहने वाले थे और अभी के 2600 साल पहले, या आप इसको ऐसे सोचिए कि मॉडर्न टाइम में जॉन डाल्टन 1808 में 1808 में एक अंग्रेज फिजिसिस्ट, भौतिक विज्ञान के जनता, उन्होंने भौतिक विज्ञान के जानकार, उन्होंने डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी दिया। उनसे मतलब 1808 में, उनसे करीब 2400 साल पहले 2400 साल पहले कणाद ने वही सारी बातें बल्कि और डिटेल में बोला था। लेट्स सी उन्होंने क्या बोला था, आर एग्रीगेट फॉर्म ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड एटम्स। महर्षि कणाद साहब ने बोला था कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब स्मॉलर यूनिट से बनी हुई है, बहुत ही छोटी इकाई, उससे छोटा कुछ हो नहीं सकता। और ये बात उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके नहीं बोला था, सिर्फ सोच के बोला था। अब बहुत सारे लोग जो इनके फॉलोअर्स हैं, इनके चाहने वाले हैं, इनको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के फादर मानते हैं और मानने में कोई बुराई भी नहीं है। इन्होंने बहुत शानदार काम किया है, हम भारतीयों के लिए इंस्पिरेशन के सोर्स हैं। इन्होंने कहा कि जो उन्होंने इसको बोला था परमाणु। परमाणु का मतलब क्या था बच्चों? संधि विच्छेद क्या था इसका? परम अणु। परम मीन्स फंडामेंटल। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ये पढ़ के चलेंगे हम लोग तो आगे हमको हेल्प मिलेगा इस चैप्टर से कनेक्ट होने में। परम मतलब फंडामेंटल। तो महर्षि कणाद साहब कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, ऑल सब्सटेंस, प्लीज फोकस, ऑल सब्सटेंस आर एग्रीगेट फॉर्म ऑफ स्मॉलर यूनिट्स। जो आपको दिख रहे हैं वो बहुत ही छोटे यूनिट के हैं, और जो स्मॉलर यूनिट्स है तो क्या बोला उन्होंने? परमाणु बोला। वो फंडामेंटल है, वो हमेशा बने रहेंगे, दे आर नेवर एंडिंग, दे लास्ट फॉर एवर, उसको बोलते हैं इटर्नल, वो हमेशा बने रहेंगे। जैसे है ना, कहते हैं परम आत्मा, जो सारी आत्माएं उसी से मिलकर बनी हुई है, उसको हम तोड़ नहीं सकते, इट इज इनडेस्ट्रक्टिबल। वो स्फेरिकल होता है, सुप्रा सेंसिबल, वो वाओ सुप्रा सेंसिबल मतलब वो एटम, वो परमाणु कुछ ऐसा है जिसको हम फिजिकल चीज़ें जो हमारे पास है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं या सेंसेस है, उससे हम उसको सेंस नहीं कर सकते। इट इज सुप्रा सेंसिबल, उसको मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से सेंस नहीं कर सकते, ऐसा महर्षि कणाद ने बोला था। और क्या बोला इन्होंने, आप देखो
इन्होंने और कहा था बच्चों कि मोशन इन द ओरिजिनल स्टेट, वो हमेशा मोशन करता रहता है। ये पता है आज के टाइम में क्वांटम फिजिक्स में, क्वांटम जब स्टडी किया गया साइंस को, वहाँ पर ये बातें कही गई कि ये जो है मोशन करते रहते हैं। और ये बात महर्षि कणाद साहब ने अभी के 2600 साल पहले बोली थी। पता नहीं क्या सोचा, कैसे सोचा, इट्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन इवन। ही एक्सप्लेन्ड दैट, इन्होंने कहा कि the individual entity cannot be sensed by material word or human organ, that is called suprasensible। उसको material word से human organ से हम लोग सेंस नहीं कर सकते। उन्होंने कहा था these are varieties of मतलब atoms are as different class of substance। उन्होंने कहा था कि अलग अलग सब्सटेंस के लिए, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग एटम्स होते हैं। मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स हैं। कहा एटम्स अलग कैसे हैं कि दे हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक इनसाइड, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों, अलग अलग है। ओके, इन्होंने एक और बहुत शानदार बात बोली बच्चों। इन्होंने बोला कि जो एक एटम है, जैसे हाइड्रोजन, दूसरा एटम है हाइड्रोजन, तो दो एक ही तरह के एटम आपस में कंबाइन करके H2 बना सकते हैं, डुप्लेट, ट्रिपलेट बना सकते हैं। जबकि डाल्टन साहब इस बात का विरोध करते थे। यू कैन थिंक ऑफ कि 2400 साल भी डाल्टन साहब इसका विरोध कर रहे थे, जो कि महर्षि कणाद साहब सही थे। बाद में लेवोशियर लोगों ने इनको कहा कि नहीं ये सही बोल रहे थे। तो इन्होंने कहा कि दो एक ही कैसे, क्यों कंबाइन करेंगे। तो इन्होंने कहा कि उनके बीच में एक अनसीन फोर्स, ऐसा फोर्स काम करता है जो कि अनसीन हो, जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, ऐसे फोर्स काम करते हैं। और दो एटम मिलके डुप्लेट बना सकते हैं, ट्रिपलेट बना सकते हैं, मतलब दे कैन कंबाइन। मतलब महर्षि कणाद साहब ने केमिकल रिएक्शंस के विषय में बात की थी और उसको डिटेल ना करके क्या बोला था, अनसीन फोर्स दे कैन फॉर्म ट्रिपलेट्स एज वेल एज डुप्लेट्स, तो महर्षि कणाद साहब एक प्राउड है हम सबके लिए। इन्होंने स्कूल डाला था वैशेषिक शिक्षा के ऊपर, लोगों को सोचने के लिए उन्हें प्रेरित किया था। तो फिर से मैं बोल देता हूँ, इन्होंने कहा दुनिया के जितने भी सब्सटेंस हैं सब बहुत ही स्मॉलर यूनिट्स मिलकर बने होते हैं। उस स्मॉलर यूनिट्स को हम बोलते हैं परमाणु, एटम, जो कि तोड़ नहीं सकते, जो हमेशा बना रहता है। हर एलिमेंट का परमाणु अलग होता है। अलग कैसे होता है, कैरेक्टरिस्टिक से। कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं, जिसको हम लोग सेंस नहीं कर सकते, दे आर सुप्रा सेंसिबल, और वो आपस में कंबाइंड करके 2-3 के पेयर में बन सकते हैं, कंबाइंड हो सकते हैं। और वो जो कंबाइंड होने का रीजन है, दैट इज सम अनसीन फोर्स विच इज स्टिल टू बी डिस्कवर्ड। लेकिन जो कहते हैं कि हम सिर्फ सोच के कर सकते हैं, ऐसा बोला था महर्षि कणाद साहब ने। आप प्राउड फील करिए। और अब इसके बाद देखो बच्चों, मॉडर्न टाइम में डाल्टन साहब आते हैं, जो ब्रिटेन के फिजिसिस्ट हैं। वैसे ये स्कूल टीचर थे। जितने भी जो स्कूल टीचर्स होंगे उनके लिए तो बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। इन्होंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोली। इन्होंने मटेरियल वेदर फॉरकास्टिंग किया, इन्होंने फिजिक्स में बहुत सारी थ्योरी दी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोला, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बोली बच्चों, जिसकी वजह से इनको FRS, फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी, एक ऑनर है, सम्मान है, ये दिया गया। और इन्होंने क्या बोला था कि वो सारी बातें जो बोली थी महर्षि कणाद साहब ने, लेकिन अंतर क्या था, ये मास मेजरमेंट किए थे, ये एक्सपेरिमेंटेशन किए थे, उसके बिहाफ पर बोले थे। ये क्या बोले थे कि एटम नॉन डिस्ट्रक्टिबल है, एटम फंडामेंटल है, एटम स्फेरिकल होता है, एटम के अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। ध्यान समझिएगा, डाल्टन साहब से पूछा है कि एटम क्या है, कहेंगे सबसे फंडामेंटल है, दुनिया की सारी चीज़ों को एटम ने बनाया है। कि उसके अंदर क्या होता है, कि एटम हैज़ नो स्ट्रक्चर इनसाइड। कि एटम होता कैसा है, कहीं स्फेरिकल, कि कैसे जाने उसको, कि हर एटम का अपना कैरेक्टरिस्टिक मास होता है। एटम की पहचान किससे होगी, उससे मास से होगी, राइट। तो एटम इज फंडामेंटल पार्टिकल, एटम हैज़ नो स्ट्रक्चर इनसाइड। और ये सब इन्होंने कहा था बाई हैविंग एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और इनको एटम से छोटे मास की चीज़ें नहीं मिली थी। और एक बात डाल्टन साहब कहते हैं कि एक ही तरह के एटम H और H मिलके H2 नहीं बन सकते, ऐसा इन्होंने बोला था। जबकि महर्षि कणाद साहब ने बोला था कि बन सकते हैं। डाल्टन साहब ने एटम की अपनी इस परिभाषा को आधार मान करके, रेफरेंस मान करके केमिकल रिएक्शन को बताया था। कहा था केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं होते हैं, वो सिर्फ रीअरेंजमेंट, एडिशन, एलिमिनेशन होता है एटम्स का। मैंने डिस्कस किया हुआ आपसे। डाल्टन साहब ने कहा था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कि एक ही तरह के एटम्स को मिलने से एलिमेंट बन जाते हैं। कि कंपाउंड क्या होते हैं, कि जब दो या दो से अधिक तरह के एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं फिक्स्ड मास रेशियो में, फिक्स्ड मास रेशियो में। अभी हम क्या बोलते हैं,
नंबर रेशियो। उन्होंने मास रेशियो क्यों बोला था? क्योंकि वो मानते थे कि एटम की पहचान किससे होने वाली है बच्चों? मास से होने वाली है। ओके नाउ, लेकिन बहुत सारी बातें बच्चों जो डाल्टन के थ्योरी से प्रूफ नहीं हो पाई थी। ओके तो इन्होंने एक्सप्लेन किया था लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, क्योंकि ये मानते थे कि जो भी रिएक्टेंट है, जो भी बच्चों रिएक्टेंट है और वो देखो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ओके तो ये मानते थे कि यहाँ कुछ नया हुआ नहीं है। देखो डाल्टन साहब मानते थे यहाँ कुछ नहीं हुआ, इसमें जो डिफरेंट एटम्स हैं वो आपस में जुड़े हैं, टूटे हैं, रिकम्बाइन किए हैं, रीऑर्डर हुए हैं और यहाँ चले आए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने एटम्स यहाँ पे होंगे उतने एटम्स यहाँ पे होंगे। और दूसरी बात, एटम्स का मास क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट होता है, वही उसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो इस तरह से लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट दिस इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रूव होता है डाल्टन साहब की एटॉमिक थ्योरी से। बच्चों लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ये भी प्रूफ होता है डाल्टन साहब की थ्योरी से। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कैसे प्रूफ होता है? यू कैन सी कांस्टेंट कंपोजिशन मतलब वो ये कह रहे हैं कि H2O, समझो आप, मैं आपको ब्रीफली इन चीज़ों की याद दिला रहा हूँ। ये चैप्टर आपके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करेगा, आपको ये बताएगा कि साइंस कैसे डेवलप हुआ है। क्योंकि कई बार हम जब थ्योरी पढ़ते हैं ना, मी माई सेल्फ अपने स्टूडेंट लाइफ में, तो मैं सोचता था कि यार ये कैसे आया, मतलब ये लोगों ने कैसे सोचा। तो इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते आपके अंदर वो आइडिया, वो नोशन डेवलप होगा। अच्छा वैज्ञानिक लोग ऐसे काम करते हैं, जो थ्योरी दी गई है वो उस व्यक्ति ने अकेले नहीं दी है, उसके बैकग्राउंड में कई लोगों ने कई साल तक काम किया, उन सभी को डेटा को इकट्ठा करने पर रिजल्ट दिया। ये बड़ा ही अच्छे तरह से आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करेगा। लेट्स सी बच्चों, तो क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ओके तो कैसे बोलते हैं कि भैया H2O जैसे अगर है, अगर H2O है, H2O, तो अब उनका मानना था कि एटम्स का मास उनका कैरेक्टरिस्टिक है। तो हाइड्रोजन कहीं का भी हो, ऑक्सीजन कहीं का भी हो, कैसे भी आया हो, तो हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 2 और ऑक्सीजन का मास कितना होगा बच्चों? 16। रेशियो कितना होगा? 1:8। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वो कैसे बना और कहाँ से आया इस पर डिपेंड नहीं करता। पानी के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशियो 1:8 होगा। ये बात प्रूफ होती है क्योंकि डाल्टन ने बोला था एटम की पहचान उसके मास से होती है, उसका कैरेक्टरिस्टिक उसका मास है। नाउ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये तो डाल्टन साहब ने ही दिया था। ये भी प्रूफ होता है कि इससे बच्चों, ये प्रूफ होता है डाल्टन साहब के एटॉमिक थ्योरी से। कैसे आप समझो, डाल्टन साहब कहते हैं बच्चों, बहुत गौर समझना कि डाल्टन साहब कहते हैं कि A और B मिलके अगर 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल बनाते हैं, A और B मिलके, मतलब अगर इसे बनाया AB और बनाया AB2, ऐसा बनाया, बहुत गौर समझना है आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तो पता है, लेकिन ये डाल्टन थ्योरी से कैसे डराइव होता है। नाउ लेट्स सी दिस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। तो डाल्टन साहब कह रहे हैं अगर ए का मास फिक्स हो दोनों में, ये हमेशा मास की बात करते हैं, समझ गए हो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एटम को मास से ही वो काउंट करते हैं। कहते हैं अगर यहाँ पे एक एटम है और यहाँ 2 एटम है तो इनके मास का रेशियो 1:2 होगा। ध्यान समझो, ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि जब 2 एलिमेंट कंबाइन करते हैं और एक का मास फिक्स होगा तो दूसरा जो होगा, बहुत गौर समझना, आधा एटम नहीं हो सकता, हाफ एटम नहीं हो सकता, 3.2 एटम नहीं हो सकता, 1.8 एटम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एटम फंडामेंटल है, एटम से एटम को आधा नहीं कर सकते हम। वी कैनॉट कट इट, वी कैनॉट डिस्ट्रैक्ट इट, इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल, उसको काट नहीं सकते। तो जब भी होगा वो होल नंबर में होगा, 1 2 3 4 5 6, और उसका मास क्या होता है बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक। तो उनके नंबर का रेशियो, उनका जो रेशियो होगा वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा। कैसा है बच्चों? सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा। क्यों ऐसा आएगा? क्योंकि एटम फंडामेंटल है, एटम को हम कट नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ही बच्चों, ओके, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ही प्रूव हुआ है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों बातें कनेक्ट हो गई होंगी। ये मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ा रहा था, आपको बता रहा था कि डाल्टन की थ्योरी से कैसे डराइव हुआ है। ये एक सेंस जनरेट होगा, साइंटिफिक टेम्परामेंट। लेकिन कुछ चीज़ें डाल्टन साहब की थ्योरी नहीं समझा पाई, जो कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे। पहली बात, वो ये नहीं बता पाए कि ग्लास और एबोनाइट, ग्लास और एबोनाइट को जब रब किया जाता है तो वो चार्ज क्यों हो जाता है। मतलब एटम तो न्यूट्रल होते हैं, तो चार्ज कहाँ से आ गया?
इसका मतलब कुछ और पार्टिकल भी हैं क्या एटम के अंदर जिसको हम सोच नहीं पाए हैं। इस बात को डाल्टन साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ही कुड नॉट एक्सप्लेन बच्चों, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरी बात, एटम्स फाउंड एज आइसोटोप्स। डाल्टन साहब कहते हैं कि एक एटम का कैरेक्टरिस्टिक मास होता है, जबकि हम जानते हैं बच्चों कि कार्बन 12 जिसका मास 12 है, कार्बन जिसका मास 13 है, कार्बन जिसका मास 14 है। सो वी नो कि कार्बन एटम का ही मास 12, 13 और 14 होता है। तो इसके विषय में भी डाल्टन साहब कुछ समझा नहीं पाए थे। तो इसको मैं डाल्टन्स का फेल्यूर नहीं कहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं फेलियर है ये डाल्टन साहब का। नो नो नो, एब्सोल्युटली नॉट। ये तो डेवलपमेंट का एक पैरामीटर है भाई। डाल्टन साहब के पहले लोग कुछ नहीं पाया था। भाई आपके दादाजी यार कंप्यूटर नहीं चलाए हैं, कहो दादाजी मेरे से कम जानकार थे। अरे नहीं यार, दादाजी कंप्यूटर नहीं चलाए, डेवलप ही नहीं हुआ था। डेवलपमेंट आया तो अब चीज़ें आने शुरू हो गई हैं। तो डाल्टन साहब के पहले लोग ऐसा नहीं सोच सकते थे। तो फेलियर नहीं है, बल्कि ये ये डेवलपमेंट का एक स्टेप है। नाउ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब कैथोड रे में बच्चों चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट कर रहे हैं। एटम तो न्यूट्रल होता है और दुनिया की सारी चीज़ें एटम से मिलकर बनी हुई हैं, तो दुनिया की सारी चीज़ें न्यूट्रल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डाल्टन, नॉट मी। तो ये फिर कैसे हुआ, इस बात को भी मतलब अभी आज हम लोग पढ़ेंगे कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि कुछ चार्ज पार्टिकल हैं, कुछ पार्टिकल हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट हो जा रहे हैं, मतलब मुड़ जा रहे हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड में मुड़ जा रहे हैं, मतलब उनमें चार्ज है। चार्ज आया कहाँ से? एटम तो न्यूट्रल होता है और दुनिया की सारी चीज़ें किससे बनी हुई है? एटम से। इसलिए इन तीनों बातों को डाल्टन साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ओके बच्चों, ना तो अब लास्ट लेक्चर के बेस पर मैं आपकी मेमोरी चेक कर लेता हूँ आपको कितना पता है। रेडी हो आप लोग? जो हमने पिछले लेक्चर से पढ़ा अभी तक, महर्षि कणाद की थ्योरी, डाल्टन साहब की थ्योरी, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, साइंटिफिक नोटेशन, बहुत सारी चीज़ें, उसके ऊपर अभी मैं 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ टाइम बाउंड तरीके से करना बच्चों। देखो ये एक पिक है, आपको बताना है इसको देख करके कि ये प्रिसीजन एक्यूरेसी में ये प्रिसाइज है, एक्यूरेट है, मोर प्रिसाइज, लेस एक्यूरेट, लेस प्रिसाइज, मोर एक्यूरेट, क्या है ये? देखो बच्चों, अगर ये यहाँ पे जाता, यहाँ पे या इसके आसपास, तो क्या बोलते वो? एक्यूरेट है। और अगर एक ही जगह पे बहुत सारे आते तो क्या बोलते वो? प्रिसाइज है। लेकिन हम देख रहे हैं दूर दूर आ रहा है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो एक्यूरेट, प्रिसाइज तो नहीं है और इससे भी दूर है तो एक्यूरेट भी नहीं है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। जो टाइम मिलेगा आपको मात्र 30 सेकेंड्स का। हु हैड डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? एक ऐसे हिस्टोरिकल क्वेश्चन है जिसको मैं पढ़ाने वाला हूँ इस चैप्टर में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? 11th क्लास के बच्चे को पता होना चाहिए, है ना। इसका आंसर होगा थॉमसन साहब। थॉमसन साहब ब्रिटेन के फिजिसिस्ट थे। 1897 में इन्होंने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, यस आपने बिल्कुल सही सुना, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के हेल्प से इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। वो हम आज पढ़ने वाले हैं। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया कि आपके अंदर एक्साइटेशन हो गया, अच्छा ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, कैसे? लेट्स सी इट। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले हम लोग क्या पता था? सिर्फ ये पता था कि दुनिया की सारी चीज़ें एटम से मिलकर बनी हुई हैं और एटम के अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। चलो अब आज का कंटेंट है बच्चों, जैसा मैंने आपसे कहा कि आज का कंटेंट बहुत ही शानदार है। क्यों शानदार है? मैं कुछ बातें कह देता हूँ। ये चैप्टर 11th क्लास में केमिस्ट्री में है और 12th क्लास के फिजिक्स में है। और जैसा मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगा, आप मेरे साथ अगर कनेक्ट हो गए बिना घबराए कि जल्दी जल्दी पढ़ना है, ज़्यादा कुछ करना है, सब मत सोचो। आप जैसे पढ़ाई जाओ करते चले जाओ तो 50% फिजिक्स का पोर्शन भी हम यहाँ फिनिश कर लेंगे। मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाऊँगा बट वो कॉमन है, सेकेंड पार्ट। इस चैप्टर से इंजीनियरिंग और मेडिकल और बोर्ड जो भी स्कूल एग्जाम्स में सब में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, डैम श्योर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, ये आपको साइंटिफिक बनाएगा, आपको सोचने के टेम्परामेंट डेवलप करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये बताया कि रिसर्च वर्क कैसे हुए हैं। तो आर यू रेडी टू नो ऑल दिस थिंग्स? और कुछ चैप्टर ऐसे हैं बच्चों ना जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम अच्छे समझ में आ गया ना तो पूरी केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छे समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो रेडी हो जाओ आप लोग फटाफट। पहला बच्चों, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब एटम के अंदर भी कुछ होता है क्या? डाल्टन साहब की आत्मा होती दुखित हो जाती, क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग, एटम फंडामेंटल है। यस, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी डिस्कवरी ऑफ
यस, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक मतलब जो एटम के अंदर है, सब्जेक्ट टू एटम्स, एटम्स के अंदर है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसकी शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत इतनी जल्दी नहीं हुई है, उसके बहुत पहले से हुई है बच्चों। ये फैराडे साहब को इसको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। और फैराडे साहब इंग्लैंड के थे। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और ये बहुत ही गरीब परिवार से थे। ये बुक बाइंडिंग करने वाले दुकान पे प्रैक्टिस करते थे, अप्रेंटिस करते थे कैसे बुक बाइंड किया जाए, और बुक बाइंड भी करते थे और पढ़ते भी थे। लंदन में कुछ सेमिनार्स वगैरह फिजिक्स केमिस्ट्री को अटेंड करते थे। हम्फ्री साहब को ये पसंद आए। हम्फ्री साहब वो एक सेमिनार दे रहे थे, ये वहाँ गए थे। ये इनका इंटरेस्ट, इनका बिहेवियर उनको पसंद आया। और हम्फ्री साहब ने जो है बच्चों इनको अपने लैब में बुलाया एज लैब असिस्टेंट, और फिर बहुत बड़े आदमी बन गए। ये बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो सकते हैं। तो फैराडे साहब ने बच्चों 1833 में, फैराडे साहब ने 1833 में 1830 से 33 के बीच में लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, केमिस्ट्री में 12th क्लास के सिलेबस में बच्चों। अब बात समझो, आप थोड़ा टाइम लाइन से कनेक्ट हो जाओ। 1896-97 में इलेक्ट्रॉन की खोज होती है, मतलब चार्ज की खोज होती है। और 1833 में फैराडे साहब ने एक नियम दिया, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस ये कहते हैं कि अगर करंट पास किया जाए, फैराडे साहब क्या बोलते हैं बच्चों, मैं आपको समझाता हूं। फैराडे साहब कहते हैं कि अगर मान लो ये कोई कंटेनर में लूँ और इसमें मैं यहाँ पर बच्चों 2 रॉड लगा दूँ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोड। आपने इसको 10th क्लास में देखा होगा। ये फैराडे साहब ने इसके बहुत शानदार नियम दिया। और इसके अंदर हम जो है कुछ मटेरियल भर देते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और कहते हैं इसको हम बैटरी से अगर कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, है ना। करंट पास करने पर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और उसमें एक पर मास जमा होता है और एक पर से मास गायब होता है, तो इसके ऊपर लॉ दिया था, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। किसने दिया था? फैराडे साहब ने। और ये सब कैसे हो रहा है बच्चों? चार्ज से हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज इन्वॉल्वमेंट से हो रहा है, जो कि 1896-97 में इलेक्ट्रॉनिक खोज हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके मन में आइडिया डालना चाहता हूँ कि भले ही ऑफिशियली फॉर्मली अनाउंस हुआ कि 1896-97 में इलेक्ट्रॉनिक खोज हुई, बट बिफोर दैट लोग उस पर काम कर रहे थे। फैराडे साहब उस पर काम कर रहे थे। ओके बच्चों, नाउ तो माइकल फैराडे साहब ने 1833 में ये सब किया। और उसके बाद 1850 आते आते बहुत सारे साइंटिस्ट, स्पेशली फैराडे साहब, इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, अभी क्या होता है इसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि यार ट्यूब के अंदर, ग्लास ट्यूब के अंदर बहुत हाई पोटेंशियल और वेरी लो प्रेशर रखते हैं, कुछ गजब चीज़ें हो रही हैं, कुछ लाइट निकल रही है, कुछ स्पार्किंग हो रहा है, कुछ जल रहा है, कुछ चमक रहा है, ये क्या है? तो ये शुरुआत हुआ और कई लोगों ने इस पर बहुत सारा वर्कआउट किया, जो हम देखने वाले हैं। और यही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट आगे चल के बहुत सारे हमको हेल्प किया बच्चों, बहुत सारी चीज़ों को खोजने में हेल्प किया, और इवन इलेक्ट्रॉन खोजने में हेल्प किया, प्रोटॉन खोजने में हेल्प किया, एक्सरे खोजने में हेल्प किया। यस, सो फैराडे साहब को बहुत ज़्यादा ऑनर जाता है इसके लिए, इन्होंने इन सब के लिए शुरुआती भूमिका प्ले की थी। नाउ लेट्स सी बच्चों, क्रुक्स ट्यूब। अब मैं क्रुक्स ट्यूब की बात करता हूँ। विलियम क्रुक एक ब्रिटेन के फिजिक्स के विद्वान थे, बहुत ही शानदार काम किया इन्होंने। विलियम क्रुक साहब ने अराउंड 1869 से 75 के आसपास, इस ड्यूरेशन में इन्होंने एक ट्यूब के विषय में सोचा। कैसा ट्यूब है मैं बताता हूँ। नाम से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बचपन में था ना, मैं पढ़ा था, मैं तो नाम से डर था, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कुछ बड़ी चीज़। बाद में जब पढ़े मान जाए छोटी चीज़ है, इसको इतना भयावह क्यों बताया गया है। लेट्स सी। अब ये अगर हम कोई ग्लास लें, ग्लास लें बच्चों, ऐसे ग्लास। अब ग्लास क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ग्लास के अंदर हमें अगर कोई कलर निकलेगा तो हमें दिखाई पड़ेगा। और ग्लास थिक ग्लास लेते हैं, मोटी, ताकि लो प्रेशर या हाई वोल्टेज करें हम तो वो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। थोड़ा थिक ग्लास लेते हैं। ग्लास इसलिए लिया कि ट्रांसपेरेंट होता है, वो हमें दिखाई पड़ेगा। ये ग्लास था सेटअप जो है बच्चों विलियम क्रुक साहब का। इन्होंने कोनिकल शेप का लिया, देखो कोनिकल शेप का लिया। और इसके अंदर इन्होंने बच्चों
ये है वैक्यूम पंप है, इससे इन्होंने गैस अंदर से निकाला, राइट, ताकि अंदर प्रेशर बहुत कम हो सके। हाई प्रेशर पे ये फिनोमिना नहीं पाया गया। ये फिनोमिना कौन सा? डिस्चार्ज ट्यूब फिनोमिना एट अ वेरी लो प्रेशर पाया गया, एट अ वेरी लो प्रेशर। कितना? 0.01 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। कितना बच्चों? 0.01 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। आप लोग इसको चैप्टर की तरह ना पढ़ो, आप लोग इसको एक हिस्ट्री की तरह पढ़ो और बड़ा मजा आएगा आपको। इसी से टीवी चलती थी पहले, आजकल तो बदल गया। तो पहले जो टीवी चलती थी ना, वो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब फिनोमिना चलती थी, राइट। तो बच्चों क्या हुआ कि इसके अंदर बहुत लो प्रेशर क्रिएट किया गया। कितना? 0.01 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इससे ज़्यादा प्रेशर पहले ज़्यादा था, इससे इन्होंने गैस निकालना शुरू किया वैक्यूम पंप से। निकाला 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 निकाला। जब प्रेशर घटते घटते इतना हुआ और वोल्टेज बहुत ज़्यादा। कितना बच्चों? 10,000 वोल्ट। पोटेंशियल कितना रखा? 10,000 वोल्ट। तो क्या हुआ? यहाँ से कुछ साइन करना शुरू किया, चमकना शुरू किया। यस नो, मैं आगे बताने वाला हूँ ऐसा क्यों हुआ। तो इसी फिनोमिना को कैथोड से रेज निकलनी शुरू हुई जो कि चमक रही थी। अगर नहीं चमकती तो दिखाई नहीं पड़ती। ये ग्लास का नहीं होता तो दिखाई नहीं पड़ता। यस नो। और ये जो ट्यूब लिया था क्रूक साहब ने, ये अराउंड 50 सेंटीमीटर का था बच्चों ऐसे, और इसका डायामीटर इधर था ये 5 सेंटीमीटर का, और ये इधर था 3 सेंटीमीटर का। और ये सारी बातें कब की हैं? 1869 के आसपास की हैं। तो विलियम क्रूक साहब का ये इंस्ट्रूमेंट है बच्चों। इसको हम लोग कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं? डिस्चार्ज मतलब निकलना, रे मतलब किरण, कैथोड से। देखो बच्चों, ये कैथोड है। ये कैथोड क्या होता है मैं आपको जस्ट समझाने वाला हूँ। कैथोड एक मेटल प्लेट होता है। क्या बच्चों? मेटल प्लेट। आपने बैटरी देखी होगी ना, बैटरी को तोड़ो कभी आप, साइंटिस्ट तो तोड़ते ही है ना, नुकसान भले ही हो जाए। तोड़ोगे तो अंदर तो छोटी छोटी प्लेट मिलती है, एक को बोलते हैं कैथोड और एक को बोलते हैं एनोड। अभी आजकल जो कॉम्पैक्ट छोटी छोटी बैटरी बनती है ना, तो उसमें कैथोड एनोड तो होता ही है। तो कई बार उसके सरफेस को यूज कर लेते हैं वो लोग बड़ी ब्यूटीफुली। अदरवाइज बड़ी बैटरी देखोगे ना आप, उसमें सेपरेट कैथोड और एनोड उसमें होता है। तो बच्चों, मेटल प्लेट होता है। तो कैथोड नाम से घबराने की जरूरत नहीं है। इस मेटल प्लेट से रेज निकल रही हैं, डिस्चार्ज हो रही हैं। तो कैथोड से किरणें निकली, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और ये कब होगा? जब प्रेशर बहुत कम होगा। आपको पता है ना ये कितना होता है? वातावरण का, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है? 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। Now it is 0.01 millimeter. Okay, so I will just illustrate you little bit more about these things in the next content. आपको समझ में आया सब? Very nice. तो an early experiment electric discharge tube with partially vacuum. ये कुछ लोग कहते हैं वैक्यूम में किया था। वैक्यूम में नहीं, बहुत ही लो प्रेशर पे। अगर वैक्यूम हो जाएगा तो कुछ होगा ही नहीं यार, कुछ रहेगा तभी तो कुछ होगा। लेट्स सी कैसे हो रहा है। ओके बच्चों, यूजिंग द कैथोड रे स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड। नाउ सी ये काम कैसे हो रहा है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। मैं जब ये एक्सपेरिमेंट पढ़ता था, मेरे टीचर तो पढ़ाए नहीं यार, बस वो ऐसे ही कंटेंट बोल दिए। जब मुझे कुछ समझ नहीं आया था, लगा तो बहुत बड़ी चीज़ें हमारे लायक नहीं है। लेकिन पता है ये बहुत ही छोटी, बहुत ही शानदार, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ है जो सबको समझ में आएगा। मतलब उसको हिस्ट्री ना समझ में आएगा लेकिन ये जरूर समझ में आएगा। सी बच्चों कैसे हुआ? ये कैसे ट्यूब लिया गया, ठीक है? किसका ट्यूब है बताओ? ग्लास का ट्यूब है। ये ट्यूब कैसा होगा बच्चों? थिक होगा। ओके, इसमें अब लंबाई उन्होंने 50 सेंटीमीटर लिया था, आजकल इसको हम लोग 30 सेंटीमीटर तक का यूज करते हैं। और ये बच्चों 5 सेंटीमीटर डाया। ओके, वेरी नाइस। नाउ हमने बच्चों क्या किया कि यहाँ पर 2 प्लेट यूज किए, मेटल के प्लेट, एक इधर और एक इधर। अब देखो जिस प्लेट को हमने इसको बाहर से बैटरी से कनेक्ट किया, जिस प्लेट को हमने बैटरी के छोटे वाले को निगेटिव बोलते हैं और बड़े वाले को पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है बच्चों? तो ऐसे ऐसे करके। ओके, तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज का है। कितना? 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट के आसपास। ओके बच्चों, तो इसको मैंने इधर पॉजिटिव वाले से कनेक्ट किया। जिसको हम पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एनोड। ये क्यों बोलते हैं ऐसा, ये सब चर्चा हम लोग करेंगे आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। एनोड पर एनायन आते हैं, कैथोड पर कटायन आते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे बाद में, अभी नहीं उलझ जाएंगे हम लोग। जिसको हमने बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट किया बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड।
कैटायन जिस इलेक्ट्रोड पर आए। अब इसमें बच्चों गैस भरी हुई है, कौन सी गैस? कोई भी गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी गैस। ओके, हम लोग इसमें वैक्यूम पंप कनेक्ट कर देते हैं बच्चों, और इससे हम लोग एयर को बाहर निकालते हैं। जैसे जैसे हवा निकालेंगे अंदर प्रेशर घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा। प्रेशर शुरू में अगर बहुत हाई वोल्टेज है, हमने देखो ये स्विच ऑन किया, टुई स्विच ऑन कर दिया, अब इसके अंदर कुछ कुछ हो रहा है, पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है भाई। कुछ ऑब्जर्वेबल होगा, हम सेंस करेंगे तभी तो कुछ बोल पाएंगे। और ये एक्सपेरिमेंटेशन की लिमिटेशन भी है कि हमें दिखाई पड़ेगा, ऑब्जर्वेबल होगा, देन ओनली वी कैन डू समथिंग। नाउ कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, तो विलियम क्रुक साहब लोगों ने क्या किया, प्रेशर घटाते गए, घटाते गए, घटाते गए, कैसे? ये हवा को निकाल करके, जितना प्रेशर किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा। जितना प्रेशर कम होगा, प्रेशर घटते 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 जब ये तकरीबन हो गया 0.01 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जब ये अप्रोक्सीमेटली इतना प्रेशर हो गया तो यहाँ कुछ बच्चों ग्लो करने लगा, यहाँ जो है कुछ ग्लो करने लगा यहाँ से। और कैसा ग्लो किया था वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ कुछ ग्लो करने लगा ऐसे, इसमें इसको किरणें निकलने लगी। तो लोगों ने बोला कैथोड से रे निकल रही है। क्या बोला इसको? कैथोड रे, कैथोड रे। प्रेशर और घटाया और घटाया तो ग्लो बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। प्रेशर बहुत कम प्रेशर पे, प्रेशर जब अराउंड हुआ बच्चों 10 की पावर -4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जब प्रेशर तकरीबन इतना हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा डार्क स्पेस था, ऐसे डार्क, इसको छोड़ करके बाकी पूरा भर गया, ग्लो कर गया, पूरा ट्यूब ग्लो कर गया, पूरा ट्यूब चमचमा उठा, शाइन कर उठा। इसको बोलते हैं हम लोग क्रुक्स डार्क स्पेस। इसको हम बोलते हैं बच्चों क्रुक्स डार्क स्पेस। लेकिन प्रेशर जब इससे भी कम कर दिया गया तब ये डार्क स्पेस भी गायब हो गया, पूरा शाइन करने लगा। कितना शानदार फिनोमिना है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और ये हम सबकी लाइफ में, पहले हम लोग जो टीवी देखते थे बच्चों जिसमें थोड़ा स्पेस होता था, उसमें यही सब फिनोमिना होती, और डिफरेंट कलर, विविड टाइप्स ऑफ कलर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स निकलते थे, और जिससे हम मूवीज पिक्चर सब देख पाए थे। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि ये हो क्यों रहा है। वैसे इसके विषय में डिस्टेंस फिजिक्स में आगे है, बट मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। नेचुरली एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर, किसी भी तापमान और प्रेशर पर प्राकृतिक रूप से इसके अंदर कुछ आयन्स हमेशा होते हैं। आयन्स कैसे? मान लो गैस है कोई, सपोज मैं थोड़ा जगह बना लेता हूँ बच्चों। ओके सी, जैसे मान लो मैंने इसके अंदर हाइड्रोजन रखा है, हाइड्रोजन H2। अब वो H2 जो है बच्चों कुछ नेचुरली प्राकृतिक रेडियो एक्टिव एक्टिविटी से या कोई एक्साइटेशन से, किसी कारण से हमेशा कुछ इसमें से टूट जाएंगे और बन जाएंगे H2+ इलेक्ट्रॉन, या हाइड्रोजन सिंपल, ये H2 टूट जाएगा, टूट के बनेगा हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन एटम बच्चों फिर टूट जाएगा, बन जाएगा H++ इलेक्ट्रॉन। उसमें आयन हो गए। अब यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? निगेटिव है, निगेटिव इधर है, ये निगेटिव है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, निगेटिव्स होंगे यहाँ पर, उनको धक्का देगा कि धक्का इधर जाएंगे, तो बीच में जितने और गैस मिलेंगे उसको धक्का देगा, उसको स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करेगा तो फिर उसमें से और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और आयन्स बन जाएंगे, खूब इसमें चार्ज भर जाएगा। जैसे से अपने पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो जो निगेटिव वाले हैं उसको धक्का मिलेगा, जैसे डूम धक्का मिलेगा, और ये और पॉजिटिव वालों को उधर से धक्का मिलेगा, तो जितने बीच में गैस होंगे सबको टकराएंगे और खूब सारे आयन्स पैदा कर देंगे। और जब ये टकराएंगे तो जो एटम्स होंगे उनके इलेक्ट्रॉन जम करके हाइयर लेवल पे आएंगे, और हाइयर लेवल से नीचे आते हैं बच्चों। जैसे मार्कर, ये पेन है मेरा, इसको मैं ऐसे ना उछाल दूँ तो ऊपर जाएगा, क्या ऊपर टिक जाएगा? नहीं। ऊपर क्यों गया? क्योंकि मैंने उसको एनर्जी दिया। ऊपर टिकेगा क्यों नहीं? क्योंकि हाई एनर्जी पे उसकी स्टेबिलिटी कम है, तो लौट के फिर नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा तो एनर्जी निकालेगा। एनर्जी मतलब लाइट, एनर्जी मतलब वेवलेंथ, एनर्जी मतलब कलर्स हो जाते हैं वो। तो अगर वो उस वेवलेंथ, उस कलर वाले रेंज में लाई करेंगे दिखाई पड़ेगा। तो होता क्या बच्चों, जब हम इसको पोटेंशियल देते हैं तो यहाँ पर इन चार्ज पार्टिकल्स को बहुत एनर्जी मिला, ये जाए कोलाइड किए तो जो यहाँ पर डिफरेंट आयंस बने, चार्ज पार्टिकल्स बने, उसके इलेक्ट्रॉन जम करके ऊपर आए,
लेकिन वो ऊपर टिकते तो हैं नहीं। ऊपर गए क्यों? क्योंकि हमने एनर्जी दिया उनको, मजबूर किया। फिर लौट के नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो एनर्जी निकालेंगे, और वो एनर्जी हमको लाइट डिफरेंट कलर्स के रूप में दिखाई पड़ती है। एंड दिस इज व्हाट वी नोन एज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही उपयोगी है। आप फिर से ध्यान दो, ये कब की बात हो रही है? ये तब की बात हो रही है जब लोग ये समझते थे कि एटम के अंदर कुछ नहीं होता है। ये चार्ज कहाँ से आया? एटम तो न्यूट्रल होते हैं। ओके, नाउ सी बच्चों, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि विलियम रोंटेगन साहब ने, नाम याद आया इनको आपको? एक्सरे का खोज किया था इस कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। विलियम क्रुक साहब का ये डिस्चार्ज ट्यूब यूज करके, इसके विषय में चर्चा मैं आपको आगे करूंगा, बट थोड़ा सा आपको कनेक्ट करने के लिए एग्जांपल दिया। ओके, नाउ सी, अब ये CRT एक्सपेरिमेंट है बच्चों। जैसा हम जान चुके हैं कि ये फिनोमिना होता है एट वेरी हाई वोल्टेज एंड वेरी लो प्रेशर पे होता है। 10,000 वोल्ट, 10⁻² मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और ये पूरी घटना आपको याद होगा, जिसको हम बैटरी के निगेटिव जोड़ते हैं वो होता है कैथोड, जिसको बैटरी के पॉजिटिव जोड़ते हैं वो होता है एनोड। क्रुक साहब ने इसको 50 सेंटीमीटर लिया था, अभी ये 30 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर हम लोग इसको यूज करते हैं। प्रेशर घटने पर हाई वोल्टेज पे ही इसका हम लोग अनुभव कर पाते हैं, या वो हमको ऑब्जर्वेशन में आता है जो अंदर फिनोमिना हो रही होती है। ओके, नाउ अब इसी फिनोमिना को आगे और इंटरपोलेट करके, इसको और आगे बढ़ा करके ये जो रे निकल रहा है क्या चीज़? ये रे कहाँ से आया? रे में कौन कौन से गुण हैं? अगर इसके अंदर गैस हम बदल दें, हीलियम की जगह नियॉन कर दें, आर्गन कर दें, CO2 कर दें, तो क्या जो वो निकल रहा है वो बदल जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाएगी। इस चीज़ को जानने के लिए साइंटिस्ट लोग पागल थे, एक्साइटेड थे। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और इसमें सबसे पहला सफल जो फॉर्मली अनाउंस्ड एक्सपेरिमेंट था वो था J.J. थॉमसन साहब का। वो भी ब्रिटेन के एक महान फिजिक्स के विद्वान थे। थोड़ा टाइम लाइन चार्ट से आप कनेक्ट हो, देखो ये वही टाइम है जब ब्रिटेन पूरी दुनिया पे राज कर रहा था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर साइंस को रिस्पेक्ट मिलती है, जहाँ साइंटिस्ट रहते हैं, तो वो क्या है ना, एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं। जिस काम को दुनिया के बाकी लोग 1 साल में करते हैं, वो उसको 2 दिन में या 2 घंटे में करने की एबिलिटी देते हैं, और फिर पिद्दी भर छोटा सा देश पूरी दुनिया पर राज करता है। तो ये वो लोग थे जिनकी वजह से ये सब संभव हो पाया। नाउ, तो अगर अपने घर को, अपने गांव को, अपने देश को आगे लेके जाना है, तो आपके पास भी साइंस के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट। अब देखो, ये हैं J.J. थॉमसन साहब, इंग्लैंड के फिजिक्स के विद्वान, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1897 में। इन्होंने क्या किया बच्चों? इलेक्ट्रॉन की खोज की, जो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। इन्होंने एक बहुत ही शानदार चीज़ खोजा, स्पेसिफिक चार्ज। मास बटे वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? मास बटे वॉल्यूम क्या बोलते हैं इसको? हम लोग इसको बोलते हैं डेंसिटी। मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी। या ऐसा कह सकते हो मास बाय वॉल्यूम को कि एक मैं कहूँ कि जैसे पानी है, मेरे को वाटर जो है, या मरकरी 13.6 ग्राम पर ml। वो ध्यान समझना, इसका मतलब ये मरकरी का डेंसिटी है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि 1 ml मरकरी में, 1 मिलीलीटर मरकरी में 13.6 ग्राम होता है। 1 मिलीलीटर मरकरी मतलब पर वॉल्यूम मास कितना है, पर वॉल्यूम मास कितना है। वैसे ही थॉमसन साहब ने बच्चों पता किया पर मास, पर यूनिट मास चार्ज कितना होगा, उसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज पर यूनिट मास, राइट। ये थॉमसन साहब ने बहुत ही शानदार फिजिक्स का यूज लगाया, निकाला, जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और कैथोड रे जिसको अभी हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन। मैं आप लोग बताऊं कि ये जो मैं आपको अभी स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, ये L1 एस्पायर पे PDF फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। जो लोग नोट्स नहीं बना पा रहे हैं वो उसको खोल के वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे DP स्टडी मटेरियल सारे अवेलेबल हैं, तो आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। साथ में आप जो लिख सकते हैं, दैट्स वेरी गुड, फाइन, वो तो अच्छी बात है ही। तो इन्होंने बच्चों इलेक्ट्रॉन के चार्ज बटे मास की वैल्यू बताई, Q/m। तो पूछे ये Q/m निकालना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रांतिकारी खोज थी विज्ञान के लिए और आगे बहुत सारे काम करने के लिए। इस काम करने के तरीके को आज हम लोग सीखेंगे, और इसी तरीके के बिहाफ पर थॉमसन साहब के इस तरीके के बिहाफ पे प्रोटॉन की खोज हुई,
ये बताया गया कि प्रोटॉन का मास दुनिया में मतलब ये इलेक्ट्रॉन के मास से 1840 गुना ज़्यादा होता है। ये सारी बातें, जबकि एनोड रेज के विषय में पहले से पता था, तो ये जो इनके काम करने का तरीका था ना, दैट वाज रिवोल्यूशनरी, बहुत शानदार था। डिस्कवर्ड आइसोटोप्स, इन्होंने आइसोटोप्स की भी खोज की बच्चों, जो आइसोटोप्स डाल्टन साहब नहीं कर पाए थे। यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट बच्चों। देखो ये हमारा ग्लास ट्यूब है, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल ट्यूब बच्चों। ये हमारा ऑब्जर्वेशन ट्यूब है। मैंने कहा था उस चीज़ को आगे बढ़ा के फिर लोगों ने अध्ययन किया, तो उन्होंने कहा जो इसमें से रे निकली वो है क्या, वो देखने जा रहे हैं हम लोग, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। तो हुआ क्या बच्चों, लेट्स सी, मैं थोड़ा पीछे बताता हूँ आपको। ये देखो, ओके नाउ सी, यहाँ हुआ क्या कि ये देखो ये एनोड है, एनोड में कुछ परफोरेशंस किए गए, छेद किए गए, ऐसे छेद किए गए, ओके, ताकि इसमें से जो रेज निकले इससे बाहर निकले, और बाहर एक एक्सटेंशन किया गया ट्यूब का, ओके बच्चों, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन ट्यूब। आप देखिए इधर, ओके सी, तो ये देखो ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, और यहाँ एनोड यहाँ लगा हुआ है, उस एनोड में यहाँ परफोरेशन किया गया है। ये जो किरणें हैं बाहर निकल के इधर आ रही हैं, और ये हमको किरणें नॉर्मली दिखाई नहीं पड़ती हैं, वो जब कलर करेंगे तभी दिखाई पड़ेंगी ना, जब कलर्ड होंगी, लेकिन नॉर्मली वो कलर्ड हमें दिखाई नहीं पड़ता। तो उनको ऑब्जर्व करने के लिए ऐसा कुछ मटेरियल लगाया गया बच्चों, सी, उसको ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ स्क्रीन पर मटेरियल लगाया गया जो कि फ्लोरोसेंट मटेरियल होते हैं, मतलब जिनके ऊपर कोई पार्टिकल पड़े तो चमक जाते हैं, ग्लिटर कर जाते हैं, उनको फास्फोरेसेंट मटेरियल बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लोरोसेंट या फास्फोरेंट। ये वो मटेरियल है बच्चों जिनके ऊपर अगर कोई पार्टिकल टकराए तो वो उनके इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर आएंगे, और जब वो नीचे आएंगे तो एनर्जी निकलेगी और कलर शो करते हैं। यहाँ पर यूज किया गया था जिंक सल्फाइड को। मुझे इसको ग्रीन से लिखना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कुछ पड़ता है तो ग्रीन दिखाई पड़ता है। कैसा बच्चों, ग्रीन, देखो यहाँ ग्रीन दिखाई भी गया है, ओके नाउ सी। अब क्या हो रहा है बच्चों, ये निकला तो क्या देखा गया। पहली बात लोगों के मन में थी कि ये चार्ज पार्टिकल है कि नहीं। ये जो निकल रहा है इसमें से, ये जो इसमें से निकल रही है रेज, किसमें से, कैथोड से, वो चार्ज है कि न्यूट्रल है। तो जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो पाया गया कि वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर जा रहा है। मैं थोड़ा इसको आपको अलग से बना के समझाता हूँ। यहाँ पर देखो बच्चों, ये देखो पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ कैसा प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है। जब चार्ज अप्लाई किया गया तो पाया गया कि ये जो है पॉजिटिव की तरफ चले गए, किसकी तरफ, ए की तरफ चले गए। ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर, जब कोई कुछ अप्लाई नहीं किया था तो चार्ज पार्टिकल निकले और गए, और कहाँ कोलाइड किए, बी पर। इस छेद, जो परफोरेशन, जो होल किया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड बी पर जाकर डुम से कोलाइड किए। हाँ बच्चों, तो क्या हुआ कि जो परफोरेशन है, होल है, जब इसको ने कंटिन्यू किया, मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। इन दोनों को हमने रखा ऑफ, है ना, स्विच ऑफ था। तो क्या पाया गया कि जाके डूम से बी पर कोलाइड किया। कहाँ पर, बी पर कोलाइड किया सीधे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैथोड रेज होती हैं वो स्ट्रेट मूव करती हैं। कैथोड रेज फॉलो स्ट्रेट पाथ, वो सीधे जाती हैं। पहली जानकारी, अभी ये जानकारी पता करना है क्या चीज़ वो। तो पहली बात तो ये मालूम चलेगी भैया कैथोड रे जो है सीधे जाती हैं। ओके नाउ पॉइंट नंबर 2 बच्चों, ये पॉइंट हमारा 1 हुआ। पॉइंट नंबर 2 सी। अब यार ये देखना है कि इसमें चार्ज पार्टिकल है क्या। ये कैथोड रे न्यूट्रल होता है, चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किया गया तो कैथोड रे डिफ्लेक्ट हुआ टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। देखो ये पॉजिटिव प्लेट है बच्चों, और ये देखो निगेटिव प्लेट है। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया तो ये पॉजिटिव की तरफ गया, डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव, टुवर्ड्स पॉजिटिव। ये पॉजिटिव की तरफ चला गया। या पॉजिटिव कौन है बच्चों, ए की तरफ चला गया, ये टुवर्ड्स ए। वो कैथोड रे ए की तरफ चला गया, डिफ्लेक्ट हो गया ए की तरफ। इस बात से ये मालूम चलता है कैथोड रे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। फिर जब मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया गया, किसको बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड को, तो भी उसका डिफ्लेक्शन ऐसा ही हुआ जिससे ये मालूम चला कि वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। मतलब कैथोड रे जो पता नहीं क्या है वो नेगेटिव चार्ज है।
तो अभी दो बातें मालूम चली कि कैथोड रे एक तो स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है, दूसरा कैथोड रे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। नाउ देखो ये सब कितनी शानदार इन्फॉर्मेशन निकल रही है, और कैसे बच्चों की तरह से हम लोग वर्कआउट अपने घर पे भी कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है नहीं? बट जिसने पहली बार ये सोचा होगा वो मानता है ना। उन्हें बच्चों अब ये उन दिनों लोग सोचते थे कि ये जो चार्ज है और रे है दोनों एक ही चीज़ है कि अलग अलग है। रे मतलब ये ग्रीन दिख रहा है, चार्ज मतलब जो अभी हमको चार्ज मिला, जो हमको अभी चार्ज मिला कि ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो एट दैट टाइम साइंटिस्ट वर इन कन्फ्यूजन कि चार्ज और रे दोनों एक ही चीज़ है कि अलग अलग है। तो उस समय तक मैक्सवेल साहब जो थे, मैक्सवेल का नाम सुना आप लोगों ने? इस चैप्टर में एक और ख़ास बात होगी कि आपको बहुत सारे साइंटिस्ट से परिचय हो जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत लंबे टाइम में हुआ है और बहुत ये जो दुनिया को यहाँ तक लाए हैं लोग, जिन महान लोगों ने, उनका नाम इसमें आने वाला है। तो मैक्सवेल साहब एक बहुत महान उनका एक ईरा था। तो उन्होंने बोला था कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करते हैं, ये बात मालूम चल चुकी थी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया तो पाया गया कि जो रे है वो डिफ्लेक्ट हो गई। ओके, बहुत ध्यान समझना। इन्होंने क्या बोला था मैक्सवेल साहब ने कि चार्ज पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट इन मैग्नेटिक। अब जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया तो डिफ्लेक्ट कर गया, और क्या पाया गया कि जो रे था, मतलब चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट करता ही है, जो रे था वो भी डिफ्लेक्ट कर गया। मतलब रे जो पहले पोजीशन पे था वहाँ नहीं जा रहा, नीचे आ गया। इसका मतलब चार्ज और रे एक ही चीज़ है, मतलब बोथ आर इनसेपरेबल, है ना। तो नाउ इट इज कन्फर्म दैट चार्ज एंड रे आर इनसेपरेबल, वो एक ही चीज़ है। मेरी बात समझ में आई क्या? अभी आप लोगों को मजाकिया लग सकता है, क्या मजाक है यार, दोनों एक ही होगा ना। ये आप इसलिए बोल रहे हो कि आप उस बात को सोच ही नहीं पा रहे हो उस टाइम को। लोग ये सोचते कि जो किरण निकल रही है, ये चार्ज जो भी पाया हमने निगेटिव चार्ज, वो उसी पर है कि अलग है। तो इन्होंने जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो मैक्सवेल साहब ने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज को खींच लेगा, और इन्होंने देखा कि जो किरण निकल रही थी, जो ग्रीन सिग्नल था, वो भी नीचे खिसक गया। इसका मतलब कि चार्ज रे पर ही है। राइट, वेरी नाइस। तो चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट। अब हमको पता करना है कि चार्ज कितना होता है, चार्ज की खोज करनी है। तो थॉमसन साहब के पास 3 आइडिया था। थॉमसन साहब ने 3 कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2 एंड कॉन्सेप्ट नंबर 3, है ना। उन्होंने पहली बात ये बताई कि कैथोड रे पे चार्ज जितना ज़्यादा होगा, डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। डिफ्लेक्शन समझते हैं आप? ये जो ऐसे जा रहा है ये सीधे जा रहा है और ये अपने रास्ते से भटक जाए, ऐसे चला जाए, ये डिफ्लेक्शन हुआ। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। या इधर चला जाता है एंगल, मैं ऐसा जा रहा हूँ, मैं ऐसे चला जाऊँ, तो पहले यूँ जा रहा था पहली पोजीशन और अभी की, इन दोनों में जो डिफरेंस है, मैं डिफ्लेक्ट हो गया, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। पहले कोई रे ऐसे जा रहा था और अभी वो रे फिर ऐसे चला गया, ये डिफ्लेक्ट हुआ और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो थॉमसन साहब ने बोला बच्चों कि ये कितना डिफ्लेक्ट होगा, ये डिपेंड करता है कि इसके ऊपर चार्ज कितना है। तो अगर इस डेविएशन को बोले थीटा, तो इनका एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज कितना हो किसके ऊपर? कैथोड रे के ऊपर। चार्ज को तो आप लोग जानते होंगे, हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। यस। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो कैथोड रे होगा उसका मास जितना कम होगा, यहीं से चार्ज और मास की बात आनी शुरू हो जाती है। उन्होंने क्या निकाला था? चार्ज पर यूनिट मास। उन्होंने कहा कैथोड रे का मास जितना कम होगा, भाई जो हल्का चीज़ होगा उसको धक्का देंगे तो दूर चला जाएगा, भारी चीज़ होगा उतनी धक्का तो कम जाएगा, है ना। इसको क्या इनर्शिया वगैरह जो बोलते हैं हम लोग। तो बच्चों क्या हुआ कि जो इसमें मास होगा, मास जितना कम होगा उतना डेविएशन ज़्यादा होगा, उतना डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। क्या डिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ डेविएशन, ये बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन, कितना डेविएट हुआ, कितना मुड़ गया, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। किसका बच्चों? कैथोड रे का। तीसरी बात क्या बोलते हैं ये कि जो ये डेविएशन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा लगाओगे, कोई एक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, तो फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा,
या यूँ कह लो फील्ड स्ट्रांग होगा तो क्या स्ट्रांग होगा, फोर्स, और फोर्स स्ट्रांग होगा तो दूर तक चला जाएगा। तो फील्ड जितना स्ट्रांग होगा, फोर्स जितना स्ट्रांग होगा, डेविएशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड या डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। ये सब क्या देते हैं बच्चों, फोर्स देते हैं। मेरी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। ये 3 कॉन्सेप्ट थे, 3 आइडियाज थे थॉमसन साहब के, ठीक है। आइडिया नंबर 1 बच्चों, चार्ज जितना ज़्यादा होगा डेविएशन उतना ज़्यादा होगा। आइडिया नंबर 2 बच्चों, मास जितना कम होगा डेविएशन उतना ज़्यादा। हल्का प्राणी तो दूर दूर फेंका जाएगा यार, है ना, चार्ज ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। आइडिया नंबर 3 कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतना उसमें फोर्स ज़्यादा लगेगा, उतना डेविएशन ज़्यादा होगा। इन सारे आइडियाज़ को रख करके अब वो काम करना शुरू किए। कौन सा काम, जो मैं आपको बताया था कि जो क्रांतिकारी है, रिवोल्यूशनरी है, जो बहुत सारी चीज़ों खोजने के लिए इनिशिएशन बन गया। लेट्स सी, हम लोग इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए काम करना शुरू करते हैं। चलो बच्चों रेडी रहो। ये काम मैंने नहीं किया है, ये काम किसने किया है, थॉमसन साहब ने। थॉमसन साहब ने क्या किया बच्चों कि पहले सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किया, देखना ध्यान से देखना, पहले क्या ऑन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किया। तो कैथोड रे कहाँ चला गया, वो ए के पास चला गया। अब देखो उन्होंने ये डिस्टेंस बच्चों, ये डिस्टेंस बहुत ध्यान सीखना है बच्चों। ये डिस्टेंस मान लो डी है, ओके, जहाँ पे वो डेविएशन देख रहे हैं और जहाँ से हुआ ये डिस्टेंस डी है। थोड़ा मैं आपके फिजिक्स का यूज करूँगा जो आपने 9th क्लास में सीखा हुआ है, ओके, कर लूँ, आर यू कंफर्टेबल, वेरी नाइस। ये बच्चों डिस्टेंस है और ये जितना डेविएशन हो रहा है, ये सपोज ये इसको मैं एस बोल दिया, एस, इस डिस्टेंस को मैंने क्या बोला बच्चों, एस। थोड़ा मैं इसको पतला कर लेता हूँ ना, ये जो है थोड़ा मैं इसको, ओके बच्चों, ये जो डिस्टेंस है क्या बोला हमने, एस बोल दिया, राइट। ये हाइट एस है और ये डिस्टेंस है डी। जब ये यहाँ से निकल रहा है ऐसे, तो ऊपर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। सपोज मैं इसको बोलता हूँ एक्स डायरेक्शन और इसको बोलता हूँ वाई डायरेक्शन। तो बच्चों वी वाई कितना होगा शुरू में, 0, कोई कुछ फोर्स ही नहीं है, ये तो ऐसे जा रहा है यार, है ना। कि चीज़ को मैं ऐसे फेंकूंगा ऐसे, उधर कितना वेलोसिटी है, 0 है। अच्छा, और वी एक्स कुछ होगा जो मुझे पता अभी नहीं है, जो निकालना है, राइट बच्चों। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो ये अपना कोई फोर्स, मैं ऐसे जा रहा हूँ, मैं ऐसे जा रहा हूँ और मुझे कोई धक्का नहीं दे रहा है, मैं ऐसे जाऊँगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, लेकिन मुझे कोई इधर धक्का दे मैं इधर चला जाऊँगा। आपने सीखा होगा बच्चों। अब इधर एक फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, क्यू ई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है, सभी लोग बच्चों ध्यान सुने, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है जो शायद आपने पढ़ा होगा। इसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है, चार्ज क्यू होगा तो फोर्स लगता है क्यू इंटू ई, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है बच्चों। और अगर दो प्लेट उसके बीच में जो भी है डिस्टेंस डी हो बच्चों, डिस्टेंस डी डैश हो और पोटेंशियल वी डैश हो, पोटेंशियल कितना हो, वी डैश, 240 वोल्ट 200 वोल्ट, सुना है ना आपने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वी डैश बाई डी डैश, ओके। अभी मुझे इसका यूज करना है, ठीक है। चलो हम यहाँ फोकस कर जाते हैं बच्चों। मैंने क्या बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई इंटू क्यू, क्यू इंटू ई। नाउ अगर मैं ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लगाऊं जिसकी वजह से इस जो कैथोड रे यहाँ पर है बच्चों, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रहा है, मैं ऐसा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूं जिसकी वजह से इस पे मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगने लग जाए, मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगने लग जाए। और सोचो मैं मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता जाऊं, अभी वो वहां जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाऊंगा, मान लो कोई चीज़ यहाँ था, धक्का लगा ऊपर चला गया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया उल्टी दिशा में तो फोर्स इधर थोड़ा नीचे आएगा, उसको नीचे खींच रहा है। क्यों, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमने ऐसा सेट किया कि नीचे फोर्स लग रहा है, तो नीचे आया और लगाया, नीचे आया और लगाया, नीचे आया, फिर वहीं पहुंच गया। यहाँ पहुंच गया मतलब पोजीशन ऑफ नो डेविएशन। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तब भी वो वहीं जा रहा था और अभी भी वहीं जा रहा है। तो जैसे मैं ऐसे जा रहा हूँ सीधा, मैं डेविएट नहीं हो रहा हूँ, क्यों, मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे कोई इधर खींचा और कोई इधर खींचा और फिर भी मैं सीधे जा रहा हूँ। क्यों, जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है, दोनों फोर्स क्या होगा बच्चों, कैंसिल आउट हो गए। समझ आया आपको। तो बच्चों
ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, कौन सा फोर्स भाई, ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, दिस इज इक्वल टू क्यू वी वेलोसिटी इंटू बी। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वो जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी है बच्चों, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और क्यू क्या है, चार्ज। तो हमने क्या सीखा बच्चों, फॉर नो डेविएशन, कोई डेविएशन ना हो। ऐसा कब होगा, जब नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 हो जाए, या इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स ऊपर, कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स, एक फोर्स नीचे, कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स, दोनों इक्वल हो जाएं। मतलब यहाँ से क्या निकल के आया बच्चों कि क्यू ई इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस इज इक्वल टू क्यू वी बी मैग्नेटिक फोर्स, क्यू क्यू कट जाएगा और v इज इक्वल टू ई बाई बी आ जाएगा। ये बात समझ आई आपको। तो यहाँ से क्या निकल गया, ओहो, इस कैथोड रे की वेलोसिटी निकल गई। देखो यही साइंस है यार, जिस चीज़ को हम देख नहीं पा रहे हैं, जिस चीज़ को हम सूंघ नहीं पा रहे हैं, जिस चीज़ को हम जानते नहीं हैं, उसके हम क्या निकाल दिए, वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया था, मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया था, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ई बाई बी, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। यस नो। नाउ बच्चों एक बार और समझ लो इसको आप लोग, लाइक कोई मन में डाउट ना रहे। मैंने क्या बोला कि देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल ट्यूब, सॉरी यस एक्सपेरिमेंटल ट्यूब, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन ट्यूब। यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज की वो है क्या चीज़। तो थॉमसन साहब ने 3 बातें बोली थी, वो आपको याद होंगी, 3 आइडिया था उनका। नाउ हमने जब इस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया तो वो सीधे जाकर जुम टकरा गया, फॉर नो डेविएशन। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया वो पॉजिटिव की तरफ चला गया, मैग्नेटिक फील्ड लगाया वो नीचे की तरफ चला आया। ओके, दोनों फोर्स कितने होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है Q इंटू ई, मैग्नेटिक फोर्स होता है Q V B। अगर हम दोनों को इस तरह से एडजस्ट किए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर खींच के ले जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे खींच के ले जा रहा है, दोनों को ऐसे एडजस्ट करो कि फिर सीधे चले जाए। ये ऐसा कब होगा, जब ऊपर वाला नीचे वाला क्या हो जाए, बराबर, मतलब क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी। अब दोनों कट पिट जाएंगे तो यहाँ से v निकल जाए, v इज इक्वल टू ई बाई बी। समझ में आया क्या भाई। ओके, तो मैंने आप लोगों को ज़्यादा पढ़ा दिया, समझ में आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो हम लोग सेट करते हैं ना बच्चों। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर चार्ज पार्टिकल, देखो अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यू ऐसे जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और उसकी वेलोसिटी v है, और मैंने मैग्नेटिक फील्ड सपोज करो अंदर की तरफ लगाया है, अंदर की तरफ क्या लगाया बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये अंदर गया डाउन साइड। ओके, देखो ये फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स, किसी ने पूछ लिया, बता रहा हूँ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू होती है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी। आप लोग शायद फिजिक्स में अब तक पढ़ चुके होंगे। इसको कैसे करते हैं बच्चों, जो पहला लिखा होता है उसकी तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को करो, राइट हैंड की फिंगर्स को, किसकी तरफ, वी की तरफ, वेलोसिटी की तरफ इधर, और बी की तरफ अपने फिंगर को कर्ल करो, मोड़ो। मैग्नेटिक फील्ड किधर, अंदर की तरफ है, तो वी इधर है, मैंने क्या बोला, पहले वाले की तरफ अंगुली करोगे अपने अंगुली को पहले वाले की तरफ करोगे भाई, हाँ, और उसको मोड़ो किसकी तरफ, दूसरे वाले की तरफ। दूसरा किधर है, नीचे, पहला कौन है, वेलोसिटी, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो v क्रॉस b अंगूठा बताएगा, आपके अंगूठे का डायरेक्शन बताएगा कि फोर्स किधर लगेगा, फोर्स किधर लगेगा, उल्टा। लेकिन ये किसके लिए है, पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर चार्ज नेगेटिव हो जाएगा तो वही फोर्स कैसा हो जाएगा, डाउन साइड। समझ गए आप। ये देखो चार्ज पार्टिकल कैसे हैं बच्चों, पॉजिटिव की निगेटिव है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नीचे कर दें, मैग्नेटिक फील्ड नीचे कर दें तो v वेलोसिटी तो इधर ही है इसका, v क्रॉस b, तो फोर्स ऊपर लगता कब, जब पॉजिटिव होता, नेगेटिव है इसलिए नीचे लगेगा, फोर्स नीचे आ जाएगा। तो इस पर नीचे फोर्स लगेगा क्यू वी बी, ऊपर फोर्स लगेगा क्यू ई, और दोनों फोर्स वो आपस में कैंसिल आउट हो गए, वो जाके फिर से यहीं टकरा रहा है। मतलब ये कब होगा, जब दोनों बराबर हो गए, वहाँ से क्या निकल गया, v। कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दिया, क्या बताओ वेलोसिटी फॉर नो डिफ्लेक्शन क्या होगा, फार्मूला रखोगे आंसर पा जाओगे। या फिर आपको ये पता हो क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी। इनो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया है, ये समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ लगा दिया, अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हम एडजस्ट कर रहे हैं और डिफ्लेक्शन देख रहे हैं।
जैसे ही वो बी पर आया, यहाँ बी लिखा हुआ है, हम वही रोक देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, वेलोसिटी निकल गया। ओके, नाउ लेट्स कम टू द, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, समझ में आया? चलो, जब मैं हूँ तो पूरा केमिस्ट्री A to Z खत्म होगा, और ख़त्म नहीं होगा, आपसे सवाल बनेंगे, IIT मेडिकल सारे उड़ा देंगे सवाल हम लोग। शुरू में जब थ्योरी पढ़ते हैं ना तो आराम से पढ़ा करो, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन आपको बनने में टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन में कोई औकात होती नहीं है, लेकिन जब थ्योरी नहीं समझ आता है, कहीं अटक गया था तो मामला अटक जाता है। चलो बच्चों, हम लोगों ने वेलोसिटी निकाल लिया किसका, कैथोड रे का, V = E/B। चल भाई, मामला आगे बढ़ाया जाए। आगे मामला क्या है, ये डिस्टेंस कितना है D, और ये कितना है बच्चों S। अब देखो, ये कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, तो D हमको पता है कि नहीं पता है? 9th क्लास की फिजिक्स लगा दो भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ से टाइम निकल गया, टाइम इज इक्वल टू कितना बच्चों, D/V। बहुत गौर से समझो बात को। अब हमने क्या किया बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ कर दो, मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ कर दो, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किए रहो। ओके, अब देखो, ये पार्टिकल जो है बच्चों, गौर से देखना, यहाँ जाना था, ये कौन सा पॉइंट है, B, चला गया यहाँ पर, कहाँ पर, ऐसे, ये कौन सा पॉइंट है, A, यहाँ पर चला गया, ठीक है, यहाँ पर चला गया। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दिया यार, तो पॉजिटिव की तरफ चला गया। ध्यान समझो, जैसे मैं किसी चीज़ को ऐसे ऐसे फेंकता हूँ, जब वो वहाँ जाता है तो जितने टाइम में वो इतना दूरी ट्रेवल किया है x डिस्टेंस पर, उतने ही टाइम में नीचे भी तो गया है y डिस्टेंस ही बच्चों, सेम टाइम में, समझ रहे हो ना? जैसे ही ये यहाँ से यहाँ गया बच्चों लोग, जैसे ही ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ जैसे पहुँचा तो वो x में इतना दूरी ट्रेवल किया, क्या बोलते हैं इसको, d, और y में वो s दूरी ट्रेवल किया, कितना बोलते हैं, s। ये साइमल्टेनियसली दोनों ट्रेवल किया है। या मैं कहूँ इतने ट्रेवल करने में t टाइम लगेगा तो इतने में t टाइम लगा होगा। अरे यार, ये दो नहीं है ना, है तो एक ही चीज़ ना, इसको हम तोड़ के सिर्फ अध्ययन कर रहे हैं। फिजिक्स में आपको और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ये पार्टिकल जैसे हमने इसको यहाँ से यहाँ भेजा, इधर क्यों गया, क्योंकि हमने क्या ऑन कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर चला गया, डेविएट हो गया, इधर नहीं गया। तो जब यहाँ गया तो इसने x में d दूरी ट्रेवल किया और y में s। समझ में आया आपको? बहुत अच्छे बच्चों। ओके, अब देखो, तो अब ने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दिया है, वहाँ चला गया। वो दूरी कितनी है बच्चों, y में s है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। पढ़े हैं क्या, 9th क्लास में पढ़े हम लोग फिजिक्स में, याद होगा आपको। अब ये s कौन सा है, y डायरेक्शन में, s कौन सा है बच्चों, y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u/v/y कितना बच्चों, 0, इनिशियल 0 है। ये तो हो गया 0, बोले यस नो, ये कितना हो गया 0 प्लस हाफ a क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, फोर्स बाई मास। y डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, इधर फोर्स कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगा रहा है, QE, और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बोले यस नो। ये एक्सेलरेशन कौन सा है, y डायरेक्शन में। क्यों y डायरेक्शन में, ये फोर्स किधर लग रहा है, y डायरेक्शन में। ये हो गया QE/m, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। बोले यस नो। तो हाफ QE/m। ओके, नाउ अब हो गया बच्चों T²। क्या है, T²। T पता है आपको, T इज इक्वल टू डी, T इज इक्वल टू क्या है यार, D/V। और V क्या होता है, E/B का स्क्वायर। ये देखो कमाल की बात, S इज इक्वल टू, S मतलब ये डिस्टेंस, पता है कि नहीं, पता है भाई, वी कैन मेजर इट। S इज इक्वल टू UT, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, 0 प्लस हाफ A। ये देखो फोर्स बाई मास, कक्षा 9 में पढ़ा आपने, QE/m, T²। T कितना है, D/V, वो यहाँ से निकाला हमने। तो ये और V कितना होता है, V इक्वल टू E/B रख दिया हमने। यहाँ देखो हमको क्या क्या पता है, ये देख लो तुम, हमको क्या क्या पता है ये देख लो। S पता है कि नहीं, पता है। हाफ पता है, E पता है, D/V/E पता है। क्या नहीं पता है, Q/m। यहाँ से थॉमसन साहब ने Q/m की वैल्यू निकाल लिया। गजब की बात है भाई, तालियां, क्लैपिंग, चलो ताली ठोको। चार्ज बटे मास की वैल्यू निकाल लिया, किस चीज़ की,
उस चीज़ की जिसको न देख पाते हैं, न सूंघ पाते हैं, न समझ पाते हैं, जिसके विषय में कोई आइडिया नहीं था। एक कैथोड रे में कुछ शाइन वाइन किया, कुछ ग्लिटरिंग हुई, कुछ चमका, और उसके विषय में करते करते उसका चार्ज बाई मास निकाल लिया। गजब की फिजिक्स लगाया। मुझे उम्मीद है पूरा आपको समझ में आ गया होगा। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, और इसकी वैल्यू थॉमसन साहब ने बताई थी 1 ये मैंने एनसीईआरटी से वैल्यू लिया बच्चों, 1.75820 इंटू 10 की पावर 11 की कूलम पर केजी, मतलब 1 किलोग्राम कैथोड में इतना चार्ज होता है। समझ गए आप? बहुत अच्छे। नाउ अब देखो भैया, खूबसूरत बात होने वाली है। चलो अब मैं तुम्हें क्या समझाने वाला हूं वो देखो। चलो भाई, अब आखिरी बात यह है कि इन्होंने क्या क्या बताया। थॉमसन साहब ने क्या पाया बच्चों कि इसके अंदर कोई भी गैस भर दे, कोई भी गैस, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, CO2, जो Q/m की वैल्यू थी वो किसी भी गैस के लिए इक्वल पाई गई, सेम पाई गई, कोई भी गैस हो। इसका मतलब जैसे ध्यान समझो कि जैसे मैं अलग अलग आदमी से बातें करूं किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, सब लोग वही उत्तर दें, मतलब वो चीज़ सबके लिए कॉमन है, मतलब वो चीज़ सब में है। मतलब कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी गैस हो, सब में से वही कैथोड रे निकल रहा है, उसके बाद चार्ज मास की रेशियो सेम है। इसका मतलब कैथोड रेज आर फंडामेंटल पार्टिकल, वो सबके अंदर है, वो वेरी नहीं कर रहा है, वो सब में कॉमन है। तो बच्चों Q/मास की वैल्यू सबके लिए बराबर पाई गई, और कितनी पाई गई? देखो इतनी पाई गई। ये थॉमसन साहब ने वैल्यू भी लिखा, सबके लिए सेम था, और इसलिए उन्होंने कहा कि ये फंडामेंटल पार्टिकल हैं, फंडामेंटल पार्टिकल हैं। और एक बात और, इसका मतलब आगे चल के मालूम चला बच्चों कि जो कैथोड रे होते हैं ये एटम से बहुत हल्के होते हैं। इसका मतलब एटम फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, एटम के अंदर ही पाए जाते हैं। और ये कैसे हैं? निगेटिव। एटम कैसा होता है? न्यूट्रल। मतलब एटम के अंदर जरूर कोई ना कोई चीज पॉजिटिव होता ही होगा। आगे इसके ऊपर और काम किया गया। तो बच्चों थॉमसन साहब ने बताया कैथोड रे स्टेट चलते हैं, कैथोड रे निगेटिव तो डिविएट करते हैं। जो चार्ज और रे हैं दोनों इनसेपरेबल हैं, दोनों एक ही में पाए जाते हैं। उसके चार्ज बटे मास की वैल्यू निकाली, और डिफरेंट गैसेस के लिए चार्ज बटे मास की वैल्यू सेम पाई गई। मतलब कैथोड रे फंडामेंटल है, कैथोड रे निगेटिव है, इसलिए कोई ना कोई पॉजिटिव जरूर होगा जो कि पूरे एटम को न्यूट्रल बनाता होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और सिर्फ बातें नहीं, आपके अंदर एक इंटरेस्ट जनरेट हुआ होगा। कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक चार्ज हमने पढ़ लिया बच्चों। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, ये भी हमने पढ़ लिया। नाउ क्विज, अभी आज का क्विज है बच्चों, आपको निकालना है। आपको स्पेसिफिक चार्ज मालूम चल गया ना, चार्ज बाई मास। ये एक IIT का सवाल है, बहुत ही लड्डू सा। आपको ट्राई करना है, आपके पास समय होगा कुल 2 मिनट का, मतलब 120 सेकेंड। बताना द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, मतलब लोएस्ट फर्स्ट देन हाईएस्ट, फॉर द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल के बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में Q/m स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू के ऑर्डर में अरेंज करना है। फटाफट शुरू हो जाओ आप, मैं टाइमर शुरू करता हूं आप लोगों का अब, और आपको टाइम मिलता है कुल 2 मिनट का, 120 सेकेंड। टाइम शुरू हुआ अब। जो हमने अभी पढ़ा इसके ऊपर IIT में सवाल पूछे गए हैं। लेट्स राइट नाउ, लेट्स सी। चार्ज बाई मास की वैल्यू हमको निकालनी है। तो न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, तो डेफिनेटली वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 0। इसका चार्ज ही 0 होता है। नाउ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बहुत ही कम होता है। चार्ज कितना होता है? E के बराबर। मास कितना होता है? AMU से 1836 गुना कम, AMU बाई 1836। नाउ अगर मैं प्रोटॉन की बात करता हूँ तो चार्ज तो E होगा बच्चों, मास इसका AMU के बराबर होता है। अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है बच्चों? हीलियम +2, ये अल्फा पार्टिकल है। तो इसमें चार्ज कितना हो गया? 2E के बराबर, और मास कितना हो गया? 4 AMU। इसको देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे कम तो न्यूट्रॉन होगा, तो आंसर में तो ऐसे ही कट गया। अब यही तीनों हो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, अब ये भी कट गया। अब यही तीनों हो सकते हैं। प्रोटॉन और अल्फा में बात कर लो, प्रोटॉन में E/AMU है, E/2MU है, प्रोटॉन ज़्यादा होगा, तो आंसर विल बी D। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, लेट्स सी।
एक और सवाल है जो जेईई मेन और पीएमटी दोनों में पूछा गया है कि सब्सटेंस विच हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफर इन एटॉमिक वेट्स आर। तो समय मिलता है कुल 30 सेकंड का, 30 सेकंड में उत्तर करना आपको। सब्सटेंसेस विच हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफर इन एटॉमिक वेट्स आर कॉल्ड। और डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा बच्चों? बी में क्या होता है? आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी। आइसोटोप्स का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, मास डिफर करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? आइसोटोप्स। तो मुझे उम्मीद है कि आज को जो पढ़ाया इसको घर जाके आप लोग फिर से करिएगा। समझ में तो आपको जरूर आया होगा लेकिन जल्दी से भूल भी जाएंगे। तो घर जाके देखिए हम टाइम कैसे निकालते हैं, कैसे हम लोग Q/M निकालते हैं और कैसे इस सोच तक हम लोग पहुँचे, राइट। और अगली क्लास में पढ़ाऊंगा आपको मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, कुछ इससे और चीज़ें ड्राइव करेंगे हम लोग। और तब तक अपना ध्यान रखिए और खूब पढ़ते रहिए। कहीं से अगर थ्योरी पढ़ने का मन करे सिर्फ एक किताब से, NCERT से, वैसे इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, स्कूलमेट क्लासमेट सबको, ताकि और लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँच सके। ऑन S2ON स्टडी इज़ ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए S2ON पर बने रहिए।